अब मॉडलिंग की जहाँ तक बात है, बहुत सारे ब्रांड शूट्स होते हैं। जैसे वाराणसी में हूँ तो वाराणसी बहुत ज़्यादा बनारसी साड़ीज़ इन सब के लिए फेमस है। कथक में मेरी प्रभाकर डिग्री है जो कि 6 इयर्स का कोर्स होता है। मिस टैलेंटेड बिहार 2020 का मिला हुआ है टाइटल। और साथ ही साथ मैं मालवीय एकेडमी करके है तो उसमें मैं पढ़ाती हूँ, उसमें मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। प्रज्ञा दीदी हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मेरा सपोर्ट हमेशा इसके साथ रहा है और हमेशा रहेगा भी। जितना आगे जाएगी हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार का खास कार्यक्रम कहता बिहार बढ़ता बिहार। जी हाँ, अभी मैं बेगूसराय के टाउनशिप में हूं और हमारे साथ बेगूसराय की एक बेहतरीन उभरती हुई मॉडल हैं। ये शिक्षा से भी जुड़ी हुई हैं। इन्होंने मॉडलिंग करियर में बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। साथ ही ये कथक डांसर भी हैं। प्रज्ञा भारद्वाज जी, केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बिहार के उभरते चैनल पे, जिस पे इतने लोगों ने इतना अच्छा किया है, उस पे मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। ये बताएं प्रज्ञा जी, सबसे पहले तो शिक्षा दीक्षा की बात होती है, आपका जन्म कहाँ हुआ, थोड़ा सा जिक्र, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक देख रहे होंगे उनको ये पता होना चाहिए कि हम जिनको यहाँ बैठ के जिनसे बातें कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन, कहाँ जन्म हुआ आपका, कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, उसके बारे में। मेरा जन्म यहीं बेगूसराय में हुआ है। मैं बचपन से यहीं पे रही हूँ और जैसा कि आप लोग इस स्कूल का नाम बिल्कुल सुने होंगे, BRDAV पब्लिक स्कूल, जो कि रिफाइनरी टाउनशिप के कैंपस में है। तो वहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई है 10th तक। तो यहीं पे मेरी परवरिश हुई है। यहीं का कल्चर, यहीं का ट्रेडिशन सब कुछ सीखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से मुझे कुछ सिखाया गया है। पहले सब कुछ यहीं का है। यहीं जो भी बिल्ड हुआ है, यहीं बेस सब कुछ। तो यहीं से लेकर के मैं बाहर जो भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सब यहीं का सीखा हुआ है। तो यहाँ पे 10th तक किया है। उसके बाद 11-12 दिल्ली से हुआ है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स है, जो कि BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में है, यूपी में, तो वहाँ से हुआ है। मॉडलिंग की शुरुआत आपने कैसे की? ग्रेजुएशन के बाद अक्सर देखा जाए तो लोग जॉब में जाना चाहते हैं, पैकेज, आप साथ में जॉब भी कर रही हैं एक इंस्टीट्यूट में, वहाँ पढ़ा भी रही हैं, तो फिर मॉडलिंग को कैसे कैरी करती हैं साथ में? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बिना मतलब कुछ नहीं। अगर कोई सोच रहा है कि मैं एजुकेशन नहीं, वो फालतू चीज़ है, वो उसमें क्यों इन्वेस्ट करें, हम बस एक्स्ट्रा करिकुलर पे फोकस करेंगे, तो वो यूज़लेस होगा। जितने भी मतलब कि आज के टाइम में जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस, जिसको भी देखा जाए, हम देखते हैं इंजीनियर्स एक्टर बन रहे हैं, एक्ट्रेसेस बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्टेंस पहले पढ़ाई को दे रहे हैं। आप एजुकेटेड नहीं होगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले एजुकेशन पे इम्पोर्टेंस दीजिए। और जब आप एजुकेशन पे इम्पोर्टेंस दोगे ना, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। उसके साथ साथ हम अभी कहते हैं, मोदी जी का कहना है स्किल्ड इंडिया होना चाहिए, है ना। तो हमें कोई स्किल अपना बनाना चाहिए और अगर आप उसको आगे लेकर के जा रहे हो तो अच्छी बात है। तो जहाँ तक मैंने बचपन से ही कथक सीखा है। ठीक है, मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे घर वालों ने मुझे डांसिंग में डाल दिया था, एडमिशन करवा दिया था। तो वहीं पे कथक सीखा और उसमें भी मैंने प्रभाकर डिग्री हासिल किया। यहीं बेगूसराय से सीखा, ये नहीं कि कहीं और से, यहीं सीखा है। और उसी से मेरा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में, आर्ट के प्रति आया। तो फिर अब डांस में हमेशा से रही। स्कूल DAV में हर परफॉर्मेंस करती थी, जो भी इंटर स्कूल होता था, यूथ फेस्टिवल्स होते थे, उसमें जाती थी। उसमें भी बहुत अच्छा नाम किया, अच्छा काम किया। उसके बाद इंटरेस्ट यहाँ से डेवलप हुआ। फिर जब एक इंटरेस्ट बन जाता है ना, तो फिर उसको जैसे सब कहते हैं कि लड़की हो ये मत करो, केवल पढ़ाई कर लो, ठीक है, ये सब मत किया करो। तो एक इंटरेस्ट जब समाज में ये चीज़ें कैसे बदलेगी? ये सोच जो है हमारे बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार की ऐसी सोच है। महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, तो मैं अपने ही बारे में बताती हूँ कि जैसे कि पढ़ाई करो, ये सब करके क्या मिलेगा। पढ़ाई तो करना ही करना है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन जब आप एक स्किल अपना के चलते हैं तो आपकी एक अलग पहचान बनती है। पढ़ने वाले बहुत होते हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि पढ़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन जब एक अलग पहचान आपसे जुड़ जाएगी ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, रुतबा होगा, वो अलग होगा। तो मैंने दोनों को बैलेंस किया। स्कूल में भी थी तो पढ़ाई भी और डांस भी। उसी तरह से जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, BHU का एंट्रेंस होता है, वो क्लियर करना होता है, तो उसमें एडमिशन लिया। तो वो
शहर मेरे लिए बिल्कुल अनजान था, वो लोग मेरे से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन वहाँ पे भी मैंने अपने पढ़ाई पे फोकस की। अभी मैं जैसे कि मालवी एकेडमी एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ का काफ़ी नामी इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैं पढ़ाती हूँ, इंग्लिश मेंटोर हूँ मैं वहाँ की, तो वो भी करती हूँ और साथ साथ जो भी शूट्स मिलते हैं, जो भी मिलता है वो भी करती हूँ। सबको बैलेंस करके चलना होता। अब किसी पे एक पे भार दे देंगे कि नहीं केवल मॉडलिंग, तो आपका एक चीज़ छूट जाएगा, तो बेस नहीं बन पाएगा। तो हाँ, आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने आज दिन भर शूट में दे दिया, तो आप कल दिन भर मत निकलो कहीं, आप पढ़ाई करो कि मुझे इतना कंप्लीट करना था इस वाले दिन पे, नहीं हुआ तो हम आज ये कंप्लीट करेंगे। तो जब आप दोनों को बैलेंस करके चलोगे ना, मैं ये नहीं करूँगी कि लोग नहीं बोलेंगे, लोग तब भी बोलेंगे कि क्या कर रही है लड़की है, नाम खराब कर रही है। क्यों बोलेंगे वो चीज़? क्योंकि उन्होंने बाहर देखा ही नहीं कुछ। और दूसरी बात इसलिए भी क्योंकि वो कहने के लिए तो शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन वो शुभ चिंतक नहीं होते हैं। उनको क्या लगता है मन में, ये कैसे आगे जा रही है, तो अब कैसे किया, अब कमी कहाँ से निकालें। कमी सब में होती है, लेकिन जब आप प्रोफेशनली आगे बढ़ोगे ना, तो आपको पीछे खींचने के लिए बहुत लोग आएंगे। ठीक, तो हम लोग उसको डिमोरलाइज हो जाएंगे। कोई दुनिया में कोई एक पैसा देने हमको नहीं आएगा, हमें अपना पेट खुद पालना है। तो कोई भी हमको क्या बोल रहा है, हमें पता है हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जाग करके पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि रात में जाग करके लेट तक पढ़ना, ताकि कहीं कल अगर शूट है तो उसमें हमको टाइम देना पड़ेगा। तो हम मेहनत कर रहे हैं, तो कोई एक रैंडम इंसान आकर के बोले कि तुम नाम खराब कर रही हो, तो उससे हमें क्यों फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि हम अगर उसके पास जाएंगे कि 10,000 रुपये दे दीजिए, आप ही दे दीजिए, मैं कोई काम नहीं करूँगी, तो वो मुझे देगा? नहीं देगा। इन चीज़ों को कैसे फेस करती हैं आप? सबसे पहली बात देखिए, अगर मेरे तक कोई बात आती है तो मैं तो एकदम फोकस्ड हूँ कि मुझे क्या करना है। लेकिन बात जब कोई पेरेंट्स तक ले जाए या फिर गार्जियन तक, जैसे मैं यहाँ मामा मामी रहते हैं, नाना जी रहते हैं, तो उन तक जाए तो क्या होता है, तब बुरा लगता है कि मैं तो इतना मेहनत कर रही हूँ, उन्हीं के लिए कर रही हूँ, मतलब उन्हीं के, सब अपने लिए करते हैं लेकिन उनके लिए भी तो एक अच्छा काम कर रही हूँ। लेकिन जब उनके तक जाती है तब हर्ट होता है कि क्यों उनको, क्यों उनके लिए तो मैं अच्छा ही चाह रही हूँ, मैं खुद के लिए अच्छा चाह रही हूँ। तो ऑफ कोर्स अगर उनके तक जाती है तो भी मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, एक टाइम आएगा जब रियलाइज़ होगा लोग। हाँ, रिजल्ट से जवाब देना है। मेरे पापा एक बात कहते हैं कि कुछ बोलना नहीं है किसी को, बस काम करते जाना है। अगर हम सबको बोलते जाएंगे तो हम काम नहीं करेंगे, बहस करते चलेंगे सबको। मैं एक स्टोरी एक छोटी सी सुना देती हूँ, क्योंकि ये हाल फिलहाल में हुआ। एक बेगूसराय में ही एक मेरे, बहुत छोटी थी मैं तब, पड़ोस में एक रहते थे, ठीक है। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो कहीं चले गए, हमारा ट्रांसफ़र हो गया कहीं, फिर कोई कांटेक्ट वैसा कुछ खास नहीं, और मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक दिन रैंडमली पापा को कॉल जाता है कि आपकी बेटी क्या कर रही है, उसका शादी करवा दीजिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद, अब देखिए, अगर मेरे घर में भी सबको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो वो बात दूसरी है। लेकिन कोई और कुछ भी बोल देता है, जब अगर किसी चीज़ को भड़काया जाए, कान में कोई बात दी जाए, तो वो कहीं ना कहीं लगेगा पता नहीं क्या कर रही है। तो एक पल के लिए हो गया कि पता नहीं क्या कर रही है। उसके बाद फिर जब मेरे से बात हुई तो फिर उसके बाद सब नॉर्मल। लेकिन अब देखिए, वो कहीं से बात नहीं, उनके 2 बेटे हैं और उनको पता नहीं बेटी क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो बेटी को पालना कितनी मेहनत लगती है, बेटी को पालना, उसमें पेरेंट्स को भी समाज से बहुत कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, बहुत कुछ लेके चलना पड़ता है। तो जिनके बेटे हैं वो समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को, जिनकी बेटियां हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि बस आप आगे बढ़ते रहिए। और पेरेंट्स, आज नहीं तो बहुत के पेरेंट्स होते हैं जो नहीं समझते हैं, मैं जानती हूँ। और बेगूसराय, बिहार जैसा बहुत कंजर्वेटिव फैमिलीज़ यहाँ होती हैं। मेरी खुद एक कंजर्वेटिव फैमिली, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ब्रॉड माइंडेड है, लेकिन जब आप एक चीज़ पकड़ लेते हो तो उसको पूरा करो, बस मैं ये कहूँगी। आपने कहा एक चीज़ पकड़ लेते हो तो उसको पूरा करो, साथ में जॉब, साथ में मॉडलिंग, साथ में कथक, ये चीज़ें मैंने बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना है। वो कहते हैं कि अपने एक लक्ष्य पे, अपने एक चीज़ पे फोकस करो। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, एक लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है और इंटरेस्ट होता है। किसी का एक ही लक्ष्य होता है, उसमें पूरा जान झोंक देते हैं। किसी का टैलेंट होता है कि ना वो मल्टीपल टास्किंग करना पसंद करते हैं, केवल एक चीज़ पे नहीं मन करता उनका, वो मोटिवेटेड फील नहीं करते। तो मेरा ऐसा ही है कि मैं केवल पढ़ती रहूँगी तो मेरे को मोटिवेशन नहीं आएगा। जैसे
हम पढ़ रहे हैं तो हम बहुत दिन बाद उसका हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, तुरंत नहीं मिलता है। तो बीच में लगता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं ना, कि लगता है क्यों हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, ठीक। तो और साथ में जब ये करते चलते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है ना, तुरंत 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 मिलता है। तो ऐसा लगता है कि हाँ बैलेंस बना के चल रहा है, तो अलग मोटिवेशन मिलता है। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगी, आपका एक में इंटरेस्ट है, आप उसको लेके चलो, आगे बढ़ो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर किसी का मल्टीपल इंटरेस्ट भी है तो वहाँ पे बहुत बड़ी बात आ जाती है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट एक कला है, वो भी एक कला है। हम अगर अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लोगों के साथ गॉसिप करने में, हम देखते हैं आजकल के यूथ जो है वो गॉसिप में, अरे उसको देखो ना, उसको देखो ना, तुम वो करने के जगह कोई स्किल सीख लो तो अपने आप उसमें उभरने लगोगे। तो इसी तरह से बस टाइम मैनेजमेंट की बात होती है और इंटरेस्ट की बात होती है। चलिए आगे की बात तो होती रहेगी। मैं प्रज्ञा जी चाहता हूँ कि एक डांस आपके माध्यम से हो, जो आपका बेस है कथक वो दर्शक देखें और दर्शक बोर ना हो। तेरा वादा न पूरा हुआ, शाम से फिर सहर हो गई, मुझको खिड़की में बैठे हुए आज भी रात भर हो गई जी, दो दिलों को जुदा कर गई, एक परदेस की नौकरी, क्या बात है, क्या बात, वो भी पागल उधर हो गया, मैं भी पागल इधर हो गई, घर के लोगों को हर बात का तेरी मेरी मुलाकात का पायलों से पता चल गया, चूड़ियों से खबर हो गई, मुझको खिड़की में बैठे आज भी रात भर हो गई। प्रज्ञा जी, मैं आगे बात करना चाहूँगा कि अभी तक के सफ़र में आपने क्या क्या अचीव किया है, मॉडलिंग से, कथक से और साथ में एजुकेशन से। तो सबसे पहले एजुकेशन की बात करती हूँ। तो उसमें मेरा ग्रेजुएशन हो गया BHU से ही, इंग्लिश ऑनर्स। अब मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ, बताऊँगी नहीं, जैसा चाणक्य कहते हैं, चाणक्य का सुना होगा कि अपने प्लान्स को डिस्कस ना करें पहले ही, ठीक है, पहले अचीव करें शांति से, फिर आपका जो सक्सेस है वो खुद शोर मचाएगा। तो हाँ, तो अब आगे देखती हूँ क्या होता है। उसके बाद कथक में मेरी प्रभाकर डिग्री है, जो कि 6 इयर्स का कोर्स होता है। तो मैंने बचपन से सीखा है, तो वो कंप्लीट कर लिया है मैंने। और अब मॉडलिंग की जहाँ तक बात है, तो उसमें जैसे कि बहुत सारे ब्रांड शूट्स होते हैं, जैसे वाराणसी में हूँ तो वाराणसी बहुत ज़्यादा बनारसी साड़ीज़ इन सब के लिए फेमस है। तो उसमें साड़ी वगैरह का जो भी शूट होता है, वहाँ बनारस के जो ब्रांड्स हैं, कौन कौन से ब्रांड के नाम? जैसे कि एक औरा बनारस करके है, फेमस वहाँ का है। फिर एक तन्मया द्विवेदी लेबल है, वो डिज़ाइनर हैं, तो अभी दिल्ली में सेटल्ड हैं। तो जब वाराणसी का होता है तो वो यहीं आके करती है, तो उनका मैंने किया है। तो और फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट मूवीज़ की हैं। शॉर्ट मूवीज़ में एक अभी उनका टीज़र आया है, अभी मूवीज़ नहीं आई हैं, तो वो किया है। हाँ, तो एक तो द लास्ट मोमेंट है, शॉर्ट मूवी, आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगा, राकेश फिल्म्स करके है यूट्यूब पे चैनल, उस पे मिल जाएगा। और दूसरे का भी नाम नहीं रखा है, उसका नाम अभी सोचा जा रहा है। और अभी उसका टीज़र निकल गया, उसकी शूट्स अभी थोड़ी बाकी है, तो वो भी कंप्लीट होगी। तो और फिर उसके बाद वहीं पे तो और टाइटल में मुझे एक मिस टैलेंटेड बिहार का टाइटल 2020, मिस टैलेंटेड बिहार 2020 का मिला हुआ है टाइटल। और उसमें मैं टॉप 7 फाइनलिस्ट भी थी, जो पूरा मिस यूनिवर्सल एम्बेसडर है, तो उसका पूरे में टॉप 7 फाइनलिस्ट रही थी मैं। तो यही मेरी अचीवमेंट्स हैं। और साथ ही साथ मैं मालवीय एकेडमी करके है, तो उसमें मैं पढ़ाती हूँ, उसमें मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। उसमें जो भी बच्चे एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, CUET आप लोगों को पता ही होगा, तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश में, क्योंकि वहाँ पे यूपी बिहार के लोग जो बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं, वो यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी कम फोकस की जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीख पाएँ। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो अनएजुकेटेड हैं, बट
हम देखते हैं कि आज के टाइम में वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें सीख पाए ताकि उनको बाहर जाके बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी मिल पाए। अच्छा, पढ़ाना साथ साथ इन चीज़ों को कैरी करना, जितने भी लोग ऐसे फेस कर रहे होंगे इस सिचुएशन को, उनके लिए क्या संदेश रहेगा, क्या सीख देना चाहिए? ये सीख दूंगी मैं, एक बात बताती हूँ। कमला हैरिस, आप जानते ही होंगे उनको, तो उनका एक कोट है कि ड्रीम विद एम्बिशन एंड लीड विद कन्विक्शन, कि पूरे एम्बिशन के साथ, लक्ष्य के साथ सपने देखो, ठीक है, और उसमें जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, चाहे कोई भी सपना है, ठीक है। कौन क्या बोल रहा है इस पे हम बिज़ी रहे तो भटक जाएंगे। ये नहीं सुनना है, कुछ भी बोल सकता है कोई भी। आप, हो सकता है आप में कोई कमी, ऐसा होता नहीं है कि आप में कोई कमी ना हो, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। आप अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, आप बहुत अच्छे हो, तो भी वो कमी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उससे सेटिस्फैक्शन होगी कि मैंने कमी निकाला और अब उसका कुछ डिग्रेडेशन हुआ, मैंने उसको डिमीन किया, तो उससे सेटिस्फैक्शन। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों फ़र्क पड़ेगा? मेहनत हमने की, हमारे माँ बाप ने हम पे खर्च किया, तो हम और किसी की क्यों सुने जब हम, सपना देखने का हमारा हक है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी स्पेशली लड़कियों को कि लड़कियों, तुम लोग जो हो इन चीज़ों से मत घबराना, खुद में पूरे हिम्मत से खुद को स्ट्रांग बनाओ। फिज़िकली नहीं बोल रही हूँ, फिज़िकली जो है सो है, लेकिन एजुकेटेड खुद को इतना करो कि तुम्हारे पे कोई उंगली उठाए भी तो 2 मिनट बाद उसको रियलाइज़ हो जाए कि मैंने गलत इंसान पे उंगली उठाई है। ठीक। अभी तक के सफ़र में रोल मॉडल किनको मानते हैं? आपके आदर्श कौन है? रोल मॉडल मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी एक को रोल मॉडल आप ब्लाइंडली नहीं किसी को फॉलो करो, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ कमी और कुछ खासियत होती है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, सबसे पहले मैंने जिनको देखा और लगा कि ओ माय गॉड, क्या, मेरे नाना जी, ठीक है, मिस्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह। तो वो मेरे नाना जी, मैंने बचपन से ही देखा कि उनका एक अलग ही एक रुतबा, ठीक है। मैं देखती थी जब मैं निकलती थी रोड पे, तो सब उनको नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मेरे को लगता था वाओ कितना अच्छा है। तो और फिर उसके बाद ना स्कूल में भी जब मैं गई तो सब लोग कहने गए कि ये इनकी नतनी। तो उस टाइम बच्चे होते हैं ना, तो हमारी सोच वैसे, हमें लगता था मुझे नाना जी के नाम से क्यों, मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं जाना जा रहा है। तो फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे जब ऐसा हुआ ना कि ये बहुत अच्छा कर रही है, ये इनकी नतनी है, तो ऐसा जब रिलेशन होने लगा, रिलेट करने, तब बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ, अब जो है मेरे नाना जी को भी मेरे नाम से जाना जा रहा है और मेरे नाना जी का नाम रोशन हो रहा है इस तरह से। तो सबसे पहले तो मैं अपने नाना जी को, और साथ ही साथ नानी माँ, मतलब मेरी नानी की पिछले साल वो हो गई, देहांत हो गया, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए किया है, बचपन से पाला पोसा है। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना एकदम सैक्रिफाइसिंग नेचर होता है, तो वो एकदम सैक्रिफाइसिंग नेचर। और वो जो एक बार ठान लेती थी ना, जैसे घर में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, अब हम लोग बोलेंगे अरे रहने तो ठीक हो जाएगा, या फिर नहीं, वो ठान ली कि उसको करना है ठीक, या फिर ढूंढना है कोई भी, वो पहले उसको कंप्लीट कर ही लेगी। और वो शांति से बैठी रहेगी ना, तो अचानक से फिर उसका बात करने लगती थी कि वो उधर होगा। हम लोग बोलते थे अरे ठीक है मिल जाएगा ये वो। तो वो जब तक उसको ढूंढ नहीं लेती थी, दिमाग वहीं चलते रहता था। तो क्या इससे मिलता है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को पूरा ना कर लो, उसी के इर्द गिर्द अपना दिमाग घुमाते रहो। उसके बाद फिर मैं यहाँ 9th 10th मतलब ट्रांसफ़र हो गया मेरे मम्मी पापा का मथुरा, तो फिर उसके बाद मैं यहीं रही। तो मेरे मामा मामी तो उन्होंने ही पाला यहाँ पे, मतलब कि जो भी देख रेख जो भी। उसके बाद माँ बाप के बारे में तो जिक्र करने की बात ही नहीं है, माँ बाप तो सबके लिए ही कीमती होते हैं, वो तो एवरग्रीन चीज़ होता है, तो वो लोग तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और साथ ही साथ यहाँ जब आती हूँ मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे सुष्मिता सेन जो है वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत इंस्पायर करती है। एज मॉडल नहीं, एज इंसान बोलूँगी, एज ह्यूमन, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्टीरियोटाइप ब्रेक किए। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए वो आगे बढ़ी। उसके बाद उन्होंने कम उम्र में 2 लड़कियों को, जहाँ पे लड़कियाँ पैदा हो जाती हैं तब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्होंने 2 लड़कियों को अडॉप्ट किया, उनको पाला। तो इसलिए मुझे लगता है, और वो जिस तरह से बोलती हैं, जिस लहजे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़।
मैं कुछ अपने मम्मी पापा के बारे में बता दूं तो सबसे पहले मैं अपनी मम्मी के बारे में बताऊंगी। मुझे पता है फॉर्म में भी पापा का पहले नाम पूछते हैं लोग, लेकिन मैं अपनी माँ का जिक्र करना चाहूँगी। वो क्या बोलते हैं, सीता और राम वाली बात तो नहीं है, पहले लेडीज़ फर्स्ट देन जेंट। हाँ, तो इसलिए मेरी मम्मी जो है वो एक हाउस मेकर है, हाउस वाइफ है, और जो भी चीज़ होता है मम्मी ही देखती है। जो भी हम लोग छोटे से उसने रूटीन को जो फॉलो करवाना है ना, तो वो फॉलो करवाती थी। छोटे से 6 बजे बैठ जाना है पढ़ने के लिए तो 6 बजे बैठ जाना है, 9 बजे तक खाने चले जाना है तो खाने चले जाना है, आधा घंटा टीवी देखना है, उससे ज़्यादा हमें टाइम नहीं मिलता था टीवी देखने के लिए। फिर उसके बाद इस टाइम पे अगर डांस क्लास जाना है तो मम्मी साथ में चलती थी कि चलो डांस क्लास में। मम्मी अलग अलग जगह जाके ट्यूशन के लिए बात करना कि प्लीज़ पढ़ा दीजिए मेरी बेटी को, इस तरह से। तो मम्मी का रोल बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ना, नानी माँ सैक्रिफाइसिंग नेचर की, तो बेटी में भी आएगा तो उसी तरह से। और पापा मेरे वो मथुरा रिफाइनरी में वहाँ इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, और तो वहीं पे वो पोस्टेड है। पहले यहीं पे थे बेगूसराय बरौनी रिफाइनरी में, उसके बाद जब मैं 9th में थी तो उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो अभी वो मथुरा रिफाइनरी में है। आइए, हमारे सामने उनके फैमिली मेंबर्स हैं, नाना जी हैं, मामू जी हैं, मामी हैं, बहनें हैं, भाई हैं। उन सब से मैं बात करने की कोशिश करता हूं और इनका क्या सोच है अभी तक के सफ़र में। प्रज्ञा ने जो इतना हासिल किया है उसके लिए इनका क्या विचार है, उनसे बात करके आप तक तमाम जितनी भी बातें हैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। निश्चित रूप से समाज के बेटी को आगे बढ़ना चाहिए। आधा जनसंख्या बेटियों की है और वह जब तक आगे विकास नहीं करेगा देश का विकास संभव नहीं है। देश को मजबूत करने के लिए बेटियां हो बेटा हो, उस तमाम सभी को आगे बढ़ना है, मन से पढ़ना चाहिए और देश के विकास में अपनी भागीदारी बनाना चाहिए। नतनी नहीं नाती कहिए नहीं तो ये गुस्सा जाएगी। इसलिए भी कर रही है, बहुत मेहनती है शुरू से ही। इसके सबसे बड़ा खुशी तो हमको होता है जब नतनी हो, पोती हो, पोता हो, अगर बढ़िया करे तो सबसे बड़ा खुशी होता है हमको कि नहीं अच्छा किए। जैसे हमारे अभी जितनी भी हैं +12 के सब अच्छे कर रहे हैं, नाती नतनी। पोता भी जो है टीना ये भी किया है, क्लैट कंप्लीट की है, ये भी 10 दिन 5 दिन में जाने वाली है। यह भी जो है सो इंग्लिश ऑनर्स कर चुकी है, पीजी के लिए तैयारी में है। इसी तरह और भी जो हमारी दूसरी है नाती नतनी, वो सब तमाम आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी हमको और क्या हो सकता है कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन है विकास करे और देश के विकास में साथ हो उसके है। इससे बड़ी खुशी कौन और कर सकता है। जब तान्या, इसका घर का नाम तान्या हुआ, तान्या जब पैदा हुई थी उस समय सबसे ज़्यादा खुशी हम ही को था। हम औरंगाबाद में थे, उसके लिए एक फ्रॉक अपने जेब खर्च से खरीद कर लाए थे और ये आगे बढ़ रही है, उसमें बहुत खुशी है। हमको तो बाद में पता चला कि ये एकेडमी में पढ़ा रही है। इतना खुशी हुआ क्या कहें कि हम भी जाकर वहाँ देखें, मगर एक बार गए और देखे भी, बहुत खुशी हुआ। और हम प्रज्ञा भारद्वाज को कहे कि अगले साल बीपीएससी नहीं तो यूपीएससी आपको देना ही है। मेरे तरफ से हम कसम देकर इसको तैयार किए कि आप फेल कीजिए या पास कीजिए, मगर यूपीएससी आपको या बीपीएससी आपको देना ही है। वो हमको वादा की है कि हम देंगे। देखिए, प्रज्ञा दीदी हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मतलब इतना अच्छा प्राउड फील होता है कि पहले हमें दादाजी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने पहले भी बताया कि कहीं भी निकलिए तो बोला जाता था अच्छा ये नागो सिंह की पोती है, ये नागो सिंह की नतनी है। अब कहीं जाइए, वाह प्रज्ञा दीदी तो तुम्हारी इतना अच्छा कर रही है, यहाँ पे देखे अब तुम क्या सोची हो। तो इस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है और प्राउड तो हम लोग सब हैं ही इनका सारा काम देख करके। देखिए, बेटियों के लिए तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई कितना भी रोके, हर्डल्स तो सब जगह मिलेंगी, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। सबको इग्नोर करके हमें वो करके दिखाना है कि जिस चीज़ के लिए हमें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था हम उसमें कितना अच्छा कर सकते हैं। प्रज्ञा भारद्वाज मेरी भांजी हुई, मैं इसकी मामी हूँ। ये बहुत ही अच्छी शुरू से ही थी। मेरा सपोर्ट हमेशा इसके साथ रहा है और हमेशा रहेगा भी। जितना आगे जाएगी हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। ये जो भी की है हमको हमेशा से पता था, ये हमेशा हमको बताती थी और हम हमेशा सपोर्ट करते थे कि हाँ ये जाए आगे, क्योंकि बेटी है और बेटी जितना आगे जाएगी उतना ही देश का विकास होगा। क्योंकि घर
लड़की से ही चलता है, और लड़की अगर विकास करेगी तभी घर का विकास होगा। मैं सभी पेरेंट्स से अपील करना चाहूँगी कि घर की बेटियों को खूब आगे बढ़ाएं, जितना वो पढ़ना चाहे उतना पढ़ें, उतना सपोर्ट करें उसका। मेरा नाम अमर्त्य सिंह है, मैं क्लास 6C में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम BRDAV पब्लिक स्कूल है। वो बहुत अच्छा कर रही है समाज के लिए, मुझे वो बहुत प्यार करती है। तो ये थी कहानी प्रज्ञा भारद्वाज की। आपने देखा कि कैसे हमारे बिहार की बेटी जो है आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है समाज के विकास में, समाज को विकास कराने में। तो ऐसे ही अपडेट्स देखते रहें, और इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल जिसका नाम है डॉक्टर रोशन कुमार। अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो कर लीजिए। एक और पेज है हमारा जिसका नाम है KV स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आते हैं सारे उस पर आपको मिल जाएंगे, तो उस पेज को भी फॉलो कर लें आप। यूट्यूब चैनल है हमारा जिसका नाम है स्टार्स ऑफ बिहार, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। इस कड़ी में मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।